Hello students, welcome to our online platform. Myself Kailash Chandra and I have 7 years of teaching experience in various institutions. तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़। तो इस लेक्चर सीरीज़ है सभी एस्पिरेंट्स जो कि ईएससी गेट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस लेक्चर सीरीज़ का जो पहला सब्जेक्ट है वो मैंने रखा है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर 1 से। तो अगर हम देखें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने हैं। तो इन 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। अगर हम देखें इन 8 टॉपिक्स का ब्रीफ रिव्यू, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन इरिगेशन टेक्निक्स एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए हैं इरिगेशन टेक्निक्स से। तो यहाँ से वेरियस इरिगेशन टेक्निक्स हैं, कौन सी इरिगेशन टेक्निक कौन सा इरिगेशन टेक्निक कौन सी टेराइन्स के लिए यूज करते हैं उसके ऊपर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जैसे आपका फरो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है या चेक फ्लडिंग है, तो ये मेथड कौन सी टेराइन के लिए आप जनरली यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो इरिगेशन वाटर है उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी का मतलब है क्या उसमें साल्ट कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, या आपका क्या है सोडियम आयन कंसंट्रेशन वो कितना होना चाहिए, या उसमें टॉक्सिक मेटल का कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, और किस टाइप का उसमें सेडिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का टॉपिक है ये आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से इस पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग में हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो तो आपका बनता है एक ड्यूटी डेल्टा के रिलेशन के ऊपर, और दूसरा बनता है यहाँ पे डिफरेंट इरिगेशन एफिशिएंसीज के ऊपर, एंड तीसरा बनता है कि वेरियस डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस क्रॉप्स। तो कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होगी किस क्रॉप के लिए, तो वो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेकंड नंबर के चैप्टर से। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा टॉपिक है आपका कैनाल इरिगेशन सिस्टम एंड डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स। जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है कि कैनाल कौन कौन सी कितने टाइप की आपकी कैनाल होती है, लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल। उन लाइन और अनलाइन कैनाल को किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। अगर हम बात करें अनलाइन कैनाल की तो अनलाइन कैनाल को जनरली डिजाइन किया जाता है लेसिस और कैनेडीज थ्योरी के ऊपर। तो लेसिस एंड कैनेडीज थ्योरी से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन से। तो सेकंड यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। चौथा टॉपिक है आपका रिवर्स दियर बिहेवियर कंट्रोल एंड ट्रेनिंग। अगर रिवर है, रिवर अपना फ्लो कर रहा है तो वो अपने फ्लो करने के साथ साथ अपना कोर्स चेंज करता है। तो इसी कोर्स चेंज करने की इस प्रॉपर्टी को इसके का बिहेवियर कहा जाता है। तो उस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल और ट्रेन किया जाता है, तो और यहां से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क से पूछे जाते हैं। कि अगर आपकी क्या है कि किसी तरीके से रिवर अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं तो उस कोर्स को मेंटेन करने के लिए बैंक्स के रिवर बैंक्स पे कौन से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो पांचवा चैप्टर है यहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क का मतलब है कि आप एक पेरेंट चैनल से एक कैनाल को ऑफटेक कर रहे हैं, तो उस कैनाल को ऑफटेक करने के लिए कौन कौन से आप वर्क्स वहां पे डेवलप कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आपको एक डाइवर्जन हेडवर्क बनाना पड़ेगा मेन कैनाल और किसके ऊपर, जो ऑफटेकिंग कैनाल के ऊपर। तो वो डिफरेंट डाइवर्जन हेडवर्क क्या होते हैं उससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो इस तरीके से यहाँ से 5th चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 6th है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये अगेन क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपका डायरेक्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की अगर हम ड्रेन्स को क्रॉस करा रहे हैं, इसका मतलब है नेचुरल ड्रेन के ऊपर कैनाल लेके जा रहे हैं या कैनाल को हम नेचुरल ड्रेन के नीचे से लेके जा रहे हैं। तो इन सब क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे इसमें आपका साइफन एक्वेडक्ट हो गया, सुपर पैसेज हो गया। तो इस इन वेरियस क्रॉस ड्रेनेज वर्क से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 7th है आपका ग्रेविटी डैम। ये ग्रेविटी डैम्स अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस की, यानी इसका मतलब है ईएससी और एसएससी जेईई में कन्वेंशनल टाइप से एक क्वेश्चन आपका ग्रेविटी डैम से बनता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि डिफरेंट जो फोर्सेस हैं, अगर कोई डैम आप बना रहे हैं उस डैम पे कौन से डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होने का मतलब है कि इसका कौन कौन से इसमें फोर्स होंगे। जैसे फोर्स इसका अपना एक सेल्फ वेट होगा, और फोर्स क्या हो सकता है कि जो ये वाटर है ये भी एक प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा इस डैम के वॉल पे, और नेक्स्ट फोर्स हो सकता है यहाँ पे वाटर सीप करेगा, तो ये सीपेज प्रेशर, आपका सीपेज प्रेशर क्या करेगा, अपलिफ्ट होगा। तो ये यानी यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर आपका डेवलप हो सकता है। अगर ये अर्थक्वेक प्रोन जोन में है तो अर्थक्वेक प्रोन जोन में यहाँ पे अर्थक्वेक फोर्सेस भी डेवलप हो सकते हैं। तो वेरियस फोर्सेस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम से। तो इस ग्रेविटी डैम्स को स्टेबल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आपकी डेवलप होनी चाहिए, वहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल से। नेक्स्ट 8th टॉपिक है थ्योरी ऑफ सीपेज। तो थ्योरी ऑफ सीपेज से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इन 8 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन इरिगेशन टेक्निक्स एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो मैंने इस लेक्चर सीरीज का जो कंटेंट रखने की कोशिश की है वो कंटेंट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रखने की कोशिश की है। जरूर आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन इरिगेशन टेक्निक्स एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक आपका क्या है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जो वाटर को यूज किया जाता है वो आपका पीने के साथ साथ ये जो वाटर एंटायर वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। तो अगर हम सिंचाई को बेसिक कैसे डिफाइन करेंगे तो सिंचाई कुछ नहीं है, सिंचाई मात्र आपका क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर किसी क्रॉप की ग्रोथ के लिए उसके नीड के अनुसार। तो इस क्रॉप की अगर हमको ग्रोथ करनी है तो इस जितना वाटर इसको जितने पीरियड में रिक्वायर्ड होगा उतना अगर हम कंटिन्यूस वाटर सप्लाई कर देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम किसी कंट्री में डेवलप होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। जब 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा डिपेंड कर रहा है इरिगेशन के ऊपर, इसका मतलब है इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका, इसलिए इंडिया में इरिगेशन सिस्टम का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसका एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जो भी हमारा डिफरेंट एंशिएंट टाइम से इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता आ रहा है। ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस में आपका क्या हो रहा है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में डिफरेंट सिविलाइजेशंस में इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है।
तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पुराना आपका अभी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो है आपका ग्रैंड एनीकट, जिसको बोलते हैं कल्लनई बांध। तो ये जो कल्लनई बांध है ये आपका है कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट में। ये भी आपका किसमें, तमिलनाडु स्टेट में। ये आपका है किसमें, तंजावर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो तंजावर डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका है, ये जो बांध बनाया गया है ये बांध बनाया गया है आपका किसके ऊपर, कावेरी रिवर के ऊपर। जो ये बांध बनाया गया ये किसके द्वारा बनाया गया, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया। तो इस जो कल्लनई बांध या ग्रैंड एनीकट है इसको कहा जाता है कि ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का चौथा सबसे पुराना इरिगेशन सिस्टम। और इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का ये सबसे पुराना एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसके बाद से यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होता गया है। और दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो वो आपका डेवलप हुआ था किसमें, मुगल पीरियड में। तो मुगल पीरियड में अगर हम बात करें तो मुगल पीरियड में किसका डेवलपमेंट हुआ, वेस्टर्न यमुना कैनाल का। तो कहा जाता है कि जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है इसको डेवलप किया था पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। और उस पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ये जो जिसका डेवलपमेंट हुआ था इसको खोदा गया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोदे जाने के बाद इसको रिनोवेट किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट आपका इरिगेशन सिस्टम है कहाँ पे, इंडिया में। अगर तीसरे इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था वो मैक्सिमम हुआ था आपका किसके पीरियड में, ब्रिटिश रिजाइम की पीरियड में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रिटिश साम्राज्य का है वो है आपका अपर गंगा कैनाल। जो अपर गंगा कैनाल है ये आपका वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है, जिसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, 1040 किलोमीटर। और इसको कंप्लीट किया गया था 1854 में। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ हिस्टोरिकल आपके इरिगेशन सिस्टम है जो आपके डेवलप हुए थे किसमें, जो डेवलप हुए हैं आपके इंडिया में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपका बसता है किसमें, जो इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन में। क्योंकि इन फ्लड प्लेन में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी क्यों बस रही है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये आपका सबसे फर्टाइल प्लेन है, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे बसती है, इसी प्लेन में बसती है। इसका मतलब है कि इरिगेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम नेक्स्ट इसके बात करें कि डेफिनेशन, नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस की, तो डेफिनेशन अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखें तो टेक्निकल डेफिनेशन इसकी है कि किसी भी क्रॉप ग्रोथ के लिए जो हम आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी क्रॉप ग्रोथ के लिए जो हम आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करते हैं उस आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो यानी इरिगेशन में बी डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल और लैंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। हम बात करें नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो नेसेसिटी यहाँ पे क्यों जरूरी है, इंडिया में इरिगेशन सिस्टम होना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए दो फैक्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका क्या है, 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो इंडियन जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो आपकी बहुत डाइवर्स कंडीशंस हैं। इसका मतलब है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जो रेनफॉल पैटर्न है वो आपका डिफर करता है। तो जब रेनफॉल पैटर्न डिफर कर रहा है तो रेनफॉल पैटर्न डिफर करने की वजह से इसका मतलब है कि रेनफॉल से ही हम इरिगेशन नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम का डेवलप होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन
सिस्टम। तो एडवांटेजेस क्या हैं? तो इरिगेशन सिस्टम के एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो आपका क्या है, जो भी इरिगेशन सिस्टम हम डेवलप करते हैं वो मल्टीपर्पज सिस्टम हम डेवलप करते हैं कि एक पर्पस को सेटिस्फाई करने से आपके जो मैक्सिमम पर्पस सेटिस्फाई हो सके, तो वही उसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पहला है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, यानी इसका मतलब है कि कोई भी इरिगेशन सिस्टम हम डेवलप करेंगे, तो इरिगेशन सिस्टम अगर हम डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे हम डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उनके नीड के अनुसार पानी अप्लाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें क्रॉप ईल्ड होगी। जब क्रॉप ईल्ड होगी तो वो हमारे खाद्यान्न को इंक्रीज करेगा, हमारे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। सेकेंड, अगर हम बात करें एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि जब इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था तो वह तब क्या करते थे कि एक ही खेत में एक ही सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते थे, तो वहां पे वो क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट को रेनफॉल सेटिस्फाई कर देता था। इसका मतलब है उसी क्रॉप की ईल्ड आपकी मैक्सिमम होगी और बाकी क्रॉप की ईल्ड आपकी मिनिमम होगी। तो इससे क्या होता था कि उसकी फर्टिलिटी पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इसका इफेक्ट होता था। जब जैसे ही इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ तो ये हमने जो ये है कि इरिगेशन मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि उस एरिया में, उस फील्ड में हम वही क्रॉप ग्रो करेंगे जो जिसके लिए उसकी फर्टिलिटी मैक्सिमम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाटर मैक्सिमम आपका यूज मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं और उस मैक्सिमम वाटर अप्लाई करने से वहां पे क्रॉप ईल्ड आपकी मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। जैसे ही डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का मतलब है कि हम यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम से डिफरेंट चैनल्स बना रहे हैं, डिफरेंट रिजर्वायर बना रहे हैं, तो उन डिफरेंट चैनल्स और रिजर्वायर की हेल्प से हम उस लोकल एरिया में वहां पे वाटर, उसकी डोमेस्टिक वाटर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवेन्यू जनरेशन। तो रिवेन्यू जनरेशन का मतलब है जितना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिवेन्यू जनरेट होगा। तो ये अगेन रिवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प करता है और इन इकोनॉमी को बूस्टअप करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन का मतलब है कि अगर आप इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप चैनल्स बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, तो उन चैनल्स और रिजर्वायर को आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, इनलैंड नेविगेशन। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी हम डिफरेंट रिजर्वायर बना के हम क्या करते हैं, उस वाटर की एनर्जी को स्टोर करते हैं और उस वाटर की एनर्जी को स्टोर करने के बाद उस एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है कि जितने भी इरिगेशन चैनल्स हम डेवलप करते हैं उन्हीं के साथ साथ उनके बैंक्स पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। और ट्रीज ग्रो करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया के लोकल फॉरेस्ट कवर को भी इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के फॉरेस्ट कवर को इंक्रीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं और वनीकरण करने में हम ये एग्रीकल्चर आपका हेल्प कर रहा है। तो ये थे आपके बेसिक डेफिनेशन, नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन टाइप्स की अगर हम बात करें तो इरिगेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका सरफेस इरिगेशन हो गया, दूसरा आपका सब सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हम देखें तो ये ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड यहाँ पे ये क्रॉप आपकी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है या ये ग्रो कर रही है। तो इसको बोलेंगे इसका रूट जोन, इसको बोलेंगे रूट जोन
और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस। अगर हम वाटर अप्लाई करते हैं इसके ग्राउंड सरफेस के ऊपर तो इस इरिगेशन को हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन, यानी वाटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर अप्लाई डायरेक्टली किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। और वाटर अगर डायरेक्टली आपके रूट जोन में अप्लाई किया जाता है तो उस टाइप की इरिगेशन को हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस इरिगेशन, तो सरफेस इरिगेशन भी आपका दो तरीके का होता है, या तो आपका लिफ्ट सरफेस इरिगेशन या तो फ्लो सरफेस इरिगेशन। तो लिफ्ट सरफेस और फ्लो सरफेस का मतलब है यहां पे डिपेंड करता है कि वाटर टेबल आपका कहां मौजूद है और ग्राउंड सरफेस कहां पे मौजूद है। अगर ग्राउंड सरफेस आपका ऊपर मौजूद है और वाटर टेबल आपका नीचे मौजूद है, तो यानी इसका मतलब है कि हमको इसके सरफेस पे, ये ग्राउंड सरफेस है और ये आपका क्या है, यहां पे ये वाटर टेबल मौजूद है। तो यहां से हमको क्या करना है, यहां पे जो प्रेजेंट वाटर है इसको इसके ग्राउंड सरफेस पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जब हम क्या करेंगे, यहां से एक लिफ्टिंग मीडियम अप्लाई करेंगे और इस लिफ्टिंग मीडियम की हेल्प से हम डायरेक्टली यहां से वाटर को लिफ्ट करके इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप की इरिगेशन को हम क्या कहते हैं, लिफ्ट सरफेस इरिगेशन कहते हैं। जो वाटर हम लिफ्ट कराएंगे वो आपके लिफ्टिंग मीडियम से, जैसे कि आप पंप यूज कर सकते हैं या मैन्युअली इस वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप की इरिगेशन को बोलते हैं लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका फ्लो सरफेस इरिगेशन। फ्लो सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि वाटर डायरेक्टली आपका फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर आपका अपर लेवल पे है और वाटर टेबल आपका अपर लेवल पे है और ग्राउंड सरफेस कहां पे है, लोअर लेवल पे है। ये ग्राउंड सरफेस आपका कहां है, ये लोअर लेवल पे है। तो ये ग्राउंड सरफेस लोअर लेवल पे अगर है तो यानी यहां पे अगर जो हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो जो यहां से डायरेक्टली वाटर अप्लाई होगा, ये वाटर आपका फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी और इसके सरफेस पे जाके ये फ्लडेड होगा और इस टाइप की इरिगेशन को हम बोलते हैं फ्लो सरफेस इरिगेशन। तो यहाँ पे लिफ्ट सरफेस इरिगेशन और फ्लो सरफेस इरिगेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर टेबल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और ग्राउंड सरफेस आपका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फ्लो सरफेस इरिगेशन, तो फ्लो सरफेस इरिगेशन ये वाटर डिफरेंट वाटर के बेसिस पे, कि यानी चैनल में वाटर आपका मानसून पीरियड में होता है या चैनल में आपका वाटर कंटिन्यूस है, तो उसके बेसिस पे इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक आपका फ्लड इरिगेशन और दूसरा आपका पेरिनियल इरिगेशन। यानी अगर चैनल में वाटर सिर्फ और सिर्फ मानसून पीरियड में होता है, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल टाइम के दौरान होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि जो वहाँ पे एडजेसेंट उसकी लैंड है, इरिगेशन लैंड है, तो हम उस फ्लड वाटर को इरिगेशन लैंड में डाइवर्ट कर देते हैं और उस इरिगेशन लैंड से हम क्या करते हैं, उस पूरे लैंड को हम क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। जब ये लैंड सबमर्ज होगा तो ये वाटर आपके फिल होगा यहाँ पे सॉइल पोर्स में, और जब जिस पीरियड में हम यहाँ पे क्रॉप ग्रो करेंगे तो उस पीरियड में ये जो क्रॉप आपका वाटर यूज करेगा, ये यहाँ पे जो मॉइस्चर अवेलेबल मॉइस्चर होगा पोर्स में, उस वाटर को यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो इस टाइप की इरिगेशन को फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन कहते हैं। इनंडेशन का मतलब है कि जो सैलाब का पानी है वो डायरेक्टली हम वाटर इरिगेशन लैंड में सबमर्ज कर देते हैं, तो उस सबमर्ज्ड वाटर से हम क्या करते हैं, वहाँ के सॉइल के पोर्स को सैचुरेट कर रहे हैं और इरिगेशन टाइम पे वो वाटर आपका यूज होता है उसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिनियल इरिगेशन, तो पेरिनियल इरिगेशन का मतलब है, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है कि जो सोर्स आपका कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट
सप्लाई कर रहा है वाटर की, तो उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल सोर्स। इसका मतलब है पेरिनियल रिवर किसको कहेंगे कि वो रिवर जिसमें 12 महीने आपका वाटर कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस है, तो उस टाइप की रिवर को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि जिस रिवर से अगर हम पेरिनियल रिवर है, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर है, उस वाटर को अगर हम फील्ड में डाइवर्ट कर देते हैं तो उस टाइप की इरिगेशन को बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन। तो पेरिनियल इरिगेशन भी आपकी क्या हो सकती है, डायरेक्ट और स्टोरेज इरिगेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि जो आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर है उसको या तो हम डायरेक्टली फील्ड में डाइवर्ट करेंगे या उस वाटर को स्टोर करके हम फील्ड में डाइवर्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं आपका डायरेक्ट पेरिनियल इरिगेशन, और दूसरा आपका पेरिनियल स्टोरेज इरिगेशन। यानी स्टोरेज का मतलब है कि डिफरेंट डैम्स और रिजर्वायर्स और आपका वेयर बना के इस वाटर को, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर को, पेरिनियल रिवर के वाटर को हमने पहले स्टोर किया और फिर इस स्टोर्ड वाटर को हमने फील्ड में अप्लाई किया, तो इस टाइप की इरिगेशन को बोलते हैं पेरिनियल स्टोरेज इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं सब सरफेस इरिगेशन, यानी इसका मतलब है वाटर को अगर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है रूट जोन में तो उसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन भी आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन हो सकता है। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि अगर नेचुरली वाटर आपका क्या हो रहा है, सपोज ये कैनाल है और अनलाइन कैनाल है और यहां से वाटर आपका सीप कर रहा है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, तो जो भी यहां पे लैंड होगी, तो जो ये लैंड होगी यहां पे जो क्रॉप ग्रो करेगा, तो ये क्रॉप जो वाटर यहां पे यूज करेगा ये आपका इस वाटर को डायरेक्टली यूज करेगा। तो ये जो वाटर है ये आपका कैपिलैरिटी फिनोमिना की हेल्प से इसके सॉइल प्लांट के रूट जोन तक पहुंचता है, तो इस टाइप की इरिगेशन को कहा जाता है नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। तो नेचुरली ये वाटर क्रॉप के रूट जोन तक पहुंच रहा है, इसलिए इसको बोला है नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन का मतलब है अगर हम आर्टिफिशियली इस ग्राउंड के नीचे कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे वाटर आपका डायरेक्टली रूट जोन में पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन कहते हैं। तो अगर हम इसकी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी बेसिक डेफिनेशन की, तो इस तरीके से आपने ये सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन को हमने डिफाइन किया है। तो सरफेस इरिगेशन में अगर हम बात करें तो सरफेस इरिगेशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है कि सरफेस इरिगेशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय ग्रेविटी और बाय पंपिंग। तो पंपिंग की हेल्प से अगर हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लिफ्ट इरिगेशन। तो इसको बोलेंगे लिफ्ट इरिगेशन। अगर हम बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी की हेल्प से अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। तो ग्रेविटी और पंपिंग की हेल्प से वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, सरफेस इरिगेशन में। तो सरफेस इरिगेशन में हम इनकी हेल्प दो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की हेल्प से हम क्या बोलते हैं कि इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक आपका लिफ्ट और फ्लो इरिगेशन। तो देखो लिफ्ट इरिगेशन में पहले ही मैंने आपको बताया है कि वाटर आपका हायर लेवल पे है और वाटर आपका लोअर लेवल पे है और इसको पहुंचाया जाता है आपका हायर लेवल तक बाय द मैकेनिकल और मैनुअल मींस। तो इस टाइप की इरिगेशन को बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम फ्लो इरिगेशन की बात करें तो वाटर अवेलेबल एट हायर लेवल और सप्लाई टू द लोअर लेवल बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के एक्शन से जो हायर लेवल से लोअर लेवल तक वाटर पहुंचाया जाता है, तो उस टाइप की इरिगेशन को बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन अगेन आपकी दो टाइप की होती है, एक फ्लड और पेरिनियल इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का मतलब है ये इसको बोलेंगे इनंडेशन इरिगेशन। तो इनंडेशन इरिगेशन का मतलब है कि वाटर इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड, यानी इसका मतलब है अगर वाटर मानसून पीरियड के लिए अवेलेबल है तो उससे हम क्या करते हैं, लैंड को कंप्लीटली सबमर्ज करते हैं ड्यूरिंग द रेनफॉल और वो वाटर आपका
वाटर आपका सॉइल पोर्स में सॉइल पोर्स को सैचुरेट करता है, और वो सॉइल पोर्स जब सैचुरेट होगा तो उस सॉइल पोर्स में जो अवेलेबल मॉइस्चर है वो ही आपका प्लांट ग्रोथ के लिए काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं पेरिनियल इरिगेशन, तो पेरिनियल इरिगेशन का मतलब है इन दिस इरिगेशन वाटर सोर्स इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस अवेलेबल, सो वाटर कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पे हम इस सोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। तो पेरिनियल इरिगेशन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो डायरेक्ट बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू मेन कैनाल, या हम क्या कह सकते हैं स्टोरेज, यानी बाय मेकिंग रिजर्वायर टू स्टोर वाटर फॉर द इरिगेशन। तो ये था आपका सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन की। तो सब सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि जब हम वाटर को अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, डायरेक्टली अप्लाई टू दी रूट जोन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्या है कि वाटर जो आपका कहाँ तक रूट जोन में पहुँचेगा वो किसकी हेल्प से पहुँचेगा, कैपिलरिटी की हेल्प से। तो क्या इंपॉर्टेंट है सब सरफेस इरिगेशन में, कैपिलरिटी फिनोमिना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेथड है ये मेथड आपका कहाँ पे, ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपकी सॉइल क्या होगी, बहुत ही हाईली परमेबल होगी। तो हाईली परमेबल का मतलब है कि जिस सॉइल की परमेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है वाटर इजीली उससे सीप कर सकता है रूट जोन की तरफ। तो वहाँ से हम वहाँ जो ये तो हम इस वाटर को, इस सब सरफेस इरिगेशन को वहाँ पे अडॉप्ट करेंगे जहाँ पे आपकी सॉइल क्या होगी, हाईली परमेबल होगी। अगेन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस। तो नेचुरल जैसे मैंने आपको बताया कि इरिगेशन चैनल से जो वाटर लीक करता है तो वो डायरेक्टली उसके लोअर एंड पे जो क्या है क्रॉप है उनको डायरेक्टली उनकी रूट जोन तक पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका फरो इरिगेशन। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फरो इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियली अगर हम क्या करते हैं, रूट जोन में वाटर अप्लाई करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करके या ग्राउंड के नीचे पाइप्स को ले करके अगर हम डायरेक्टली रूट जोन तक वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। जो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है, इसमें हम पाइप को ले कर रहे हैं, तो ये मेथड आपका क्या हो सकता है, बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। बट ये मेथड वहां पे यूज होगा जहां पे क्रॉप्स आपकी हाई रिटर्न की होगी। इसका मतलब है जो आपकी कैश क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे, और साथ में ही इनके ऊपर जो आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।